साथियों, आप पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप रेगुलर अपडेट्स देख सकें। साथियों, सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फीड स्टैंडर्ड, जिसे हम खाद्य मानक भी कहते हैं। इसको हम सार संक्षेप के अंदर देखेंगे। यह भोजन के अवयवों की मात्रा का विवरण है। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के फीड स्टैंडर्ड हम देखें तो सबसे पहला फीड स्टैंडर्ड हम देखते हैं अल्बर्ट थेर के द्वारा दिया गया। यह हे इक्विवेलेंट के आधार पर था, अर्थात उन्होंने हे को आधार मानकर विभिन्न प्रकार के फीड्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हे इतने किलोग्राम है, इतने किलोग्राम दूसरे कंसंट्रेट या रफेज के बराबर। जैसे हम कह सकते हैं कि गेहूं की चापड़ है, वो इतने किलोग्राम है के बराबर होगी। इस तरह से उन्होंने है के आधार बनाकर सभी राशन के बारे में बताया। अगले वैज्ञानिक के नाम पर हम देखें तो वॉल्फ स्टैंडर्ड कहलाया। एमिल वॉन वॉल्फ ने इसको दिया था और उन्होंने डीसीपी और पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट के आधार पर यह दिया था। डीसीपी और टीडीएन के आधार पर डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट सीएचओ के आधार पर इन्होंने दिया। एटवाटर ने वोल्फ स्टैंडर्ड को ही थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने दुग्ध उत्पादन को भी इसके अंदर शामिल करते हुए डीसीपी और टीडीएन के आधार पर ही उन्होंने बताया। प्रोफेसर एफ जोर्ड ने स्कैंडिनेवियन फीड यूनिट दिया। स्कैंडिनेवियन फीड यूनिट सिस्टम इन्होंने दिया। आगे हम देखें तो हीकर नामक एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने पहली बार डीसीपी और टीडीएन के आधार पर क्रमशः प्रोटीन और ऊर्जा के खाद्य मानक दिए। डीसीपी को उन्होंने प्रोटीन की मात्रा का आधार बताया, जबकि टीडीएन को उन्होंने एनर्जी की मात्रा का आधार बनाया। सबसे पहली बार हीकर ने डीसीपी और टीडीएन का वर्णन प्रोटीन और एनर्जी के आधार पर मानक दिए। उसके पश्चात केलर ने स्टार्च इक्विवेलेंट दिया। बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि स्टार्च इक्विवेलेंट किसने दिया, तो केलर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सभी प्रकार के फूड्स को स्टार्च में बांटा कि स्टार्च कितनी स्टार्च की ऊर्जा के बराबर है। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए गेहूं या जौ की चापड़ कितने स्टार्च के बराबर होगी। इस तरीके से उन्होंने इक्विवेलेंट। सबसे फेमस जो वैज्ञानिक जिनके स्टैंडर्ड भारत में फॉलो किए जाते हैं वो है मॉरिसन। मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड भारत में फॉलो किए जाते हैं, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, डीसीपी, टीडीएन, नेट एनर्जी आदि को उन्होंने अपने फीड स्टैंडर्ड बनाने में सम्मिलित किया। मॉरिसन फीड स्टैंडर्ड को भारतीय पशुओं के लिए स्वीकार किया जाता है। साथियों, इसके अंदर कीवर्ड्स को याद रखें। फीड स्टैंडर्ड में किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से स्टैंडर्ड दिए, जैसे स्टार्च इक्विवेलेंट केलर ने दिया, हे इक्विवेलेंट अल्बर्ट थेर ने दिया, स्कैंडिनेवियन फीड यूनिट जॉर्ड ने दी। इस तरीके से याद रखना, एग्जाम में इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं, भेड़, बकरियों और जानवरों के अंदर किस प्रकार की फीडिंग की जाती है और इनकी प्रमुख प्रकार की टर्म्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो है काफ फीडिंग से। काफ की फीडिंग से नवजात पशु का आहार हम देखें तो जन्म के से 3 माह तक हम नवजात पशु का आहार खिलाते हैं, जिसे हम काफ फीडिंग कह सकते हैं। तो प्रसव के 2 घंटे के भीतर भीतर नवजात को कोलोस्ट्रम पिला देना चाहिए। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसव की कितनी देर में कोलोस्ट्रम पिला देना चाहिए। इसका आंसर ये होगा कि जितना जल्दी हो सके पिला देना चाहिए, जबकि 2 घंटे के भीतर तो पिला ही देना चाहिए। कोलोस्ट्रम जन्म के 3 दिन तक पिलाना चाहिए। ये गाढ़ा दूध होता है। खीस में, या कोलोस्ट्रम को हिंदी में खीस भी कहते हैं, खीस में प्रोटीन की मात्रा 17% तक होती है, जबकि हम सामान्य रूप से देखें तो प्रोटीन की मात्रा दूध में 3.5% के लगभग होती है। इस प्रकार की जो खीस होता है उसमें मुख्य रूप से ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती है। प्रमुख रूप से 3 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई, आईजीएम और आईजीए का निर्माण होता है। ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए नवजात पशु को दूध के माध्यम से, खीस के माध्यम से उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। खीस एक प्रकार का दस्तावर होता है, जिसे हम लग्जेटिव भी कह सकते हैं। ये दांतों में स्थित प्रथम मल यानी म्यूकोनियम को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है।
कि इसमें विटामिन ए, डी, ई और लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन होते हैं। लवण से भरपूर होता है। 1 दिन से लेकर 21 दिन तक नवजात को उसके वजन का 1/10 हिस्सा दूध का पिलाना चाहिए। धीरे धीरे इसकी मात्रा को घटाते हुए 3 माह के अंदर दूध छुड़वा देना चाहिए, वीनिंग कर दी जाती है। इंडियन कंडीशन के अंदर ये बहुत कम दिया जाता है। नियमानुसार 22वें दिन से लेकर 3 माह तक दूध को घटाते हुए छुड़ा देना चाहिए। मतलब पहले 1/10 हिस्सा 1 से 21 दिन तक, फिर उसके बाद 1/20 हिस्सा, फिर 1/40 हिस्सा, इस तरह से दूध को घटाते हुए छुड़ा देना चाहिए। 21वें दिन से 35वें दिन तक 100 ग्राम काफ स्टार्टर प्रतिदिन के हिसाब से खिलाना चाहिए। ये काफ स्टार्टर 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से खिलाते हैं, जिससे 3 माह तक के बच्चे को बढ़ाकर 500 ग्राम तक खिला सकते हैं। काफ स्टार्टर का अगर कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर क्रूड प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो लगभग 23 से 26% तक क्रूड प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है। टीडीएन की मात्रा देखें तो लगभग 75% तक उसके अंदर होती है। अर्थात हम यहाँ देखें कि प्रोटीन और डाइजेस्टिबल जो टीडीएन है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, दोनों की मात्रा काफ स्टार्टर के अंदर अधिक रखी जाती है। फिर हम देखें मिल्क रिप्लेसर। बहुत सारे पशुपालकों या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर पशु नवजात को दूध नहीं पिलाया जाता। नवजात को दूध बहुत कम समय तक ही पिलाया जाता है और फटाफट ही उनका दूध छुड़वा दिया जाता है। इन स्थानों पर नवजात को मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है। मिल्क रिप्लेसर सोयाबीन का एवं विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल ऑयल से निर्मित दूध होता है। दूध की जगह दिए जाने वाला पदार्थ मिल्क रिप्लेसर कहलाते हैं। रूमन बाईपास प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रूमन बाईपास प्रोटीन। तो हम इसमें देखते हैं कि ऐसा प्रोटीन जिससे रूमिनल फर्मेंटेशन नहीं होता, ये रूमन को बाईपास कर जाते हैं। इनके ऊपर ऐसे आवरण चढ़ाए जाते हैं प्रोटीन के ऊपर ताकि इनका रूमन में फर्मेंटेशन ना हो और ये सीधे एबोमेसम में चले जाते हैं। यहाँ एबोमेसम के अंदर इनका खोल हट जाता है और आंतों में जाकर ये अवशोषित हो जाते हैं। सामान्यतः 15 किलोग्राम से अधिक दूध देने वाले पशु के अंदर, अधिक दूध देने वाली गाय में या भैंस में रूमन बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं। या फिर ऐसे काफ जिनका वजन प्रतिदिन 1 किलो की दर से अगर बढ़ रहा हो, प्रतिदिन उनका वजन, जो ऐसे काफ है जिनका 1 किलो प्रतिदिन की दर से बढ़ रहा हो, तो उन्हें रूमन बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं। साथियों, रूमन बाईपास प्रोटीन का उपयोग अधिक दूध देने वाले और ऐसे बछड़ों के अंदर करते हैं जिनको मीट पर्पस के लिए काम में लिया जाना है, तो उनके अंदर रूमन बाईपास प्रोटीन काफ के अंदर भी खिलाया जाता है, क्योंकि उनकी वृद्धि रूमन बाईपास प्रोटीन से फास्ट होती है और अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर दूध की मात्रा भी बढ़ती है। रूमन बाईपास फेट की बात करें तो अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर बाईपास फेट खिलाया जाता है। अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर चूंकि दूध ज्यादा देने पर फेट प्रतिशत की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, नेगेटिवली कोरिलेटेड फैक्टर है। अतः दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाने के लिए रूमन बाईपास फेट खिलाते हैं। रूमन बाईपास फेट जो है वो रूमन में निष्क्रिय रहती है और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया द्वारा उसका किण्वन नहीं किया जा सकता। ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं जिनका आंत में अवशोषण हो जाता है और ये फेट परसेंटेज दूध का बढ़ा देते हैं। साथियों, एक टर्म पूछी जाती है चैलेंज फीडिंग। चैलेंज फीडिंग क्या है कि प्रसव के 2 सप्ताह पूर्व से मादा की 500 ग्राम से शुरुआत, मतलब कि 2 सप्ताह पूर्व से मादा को 500 ग्राम से शुरुआत करते हुए 500 से 1.5 किलोग्राम तक हम उसको कंसंट्रेट खिलाते हैं, विशेष प्रकार का कंसंट्रेट खिलाते हैं प्रसव से 2 सप्ताह पूर्व, जिससे आसानी से प्रसव हो सके और बच्चे की आवश्यकता भी पूर्ति होती रहती है। इसे हम चैलेंज फीडिंग कहते हैं। भेड़ बकरियों के अंदर अब हम पोषण की बात करते हैं, तो बकरियों और भेड़ के अंदर अंतर भी हम देखेंगे, क्या उनके फीडिंग बिहेवियर्स हैं। बकरियों के अंदर सेल वाल कोशिका भित्ति युक्त भोजन, अर्थात जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, जिसमें हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्नोबंध पाए जाते हैं, या कोशिका भित्तियों युक्त जो पदार्थ हैं तथा कम प्रोटीन युक्त जो भोजन है उनका उपयोग करने की भेड़ में सबसे ज्यादा सक्षम होती है। अर्थात एक तरह से भेड़ पाचन अच्छा कर सकती है। बकरियों की पाचन क्षमता गाय और भेड़ दोनों से अच्छी पाचन क्षमता होती है। सबसे अच्छी पाचन क्षमता की बात करें तो फार्म एनिमल में सबसे अच्छी पाचन क्षमता सुअर की होती है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि में बात करें तो बकरी की पाचन क्षमता सर्वाधिक होती है।
इसके प्रमुख कारण ये दिए गए हैं कि बकरियां भोजन को लंबे समय तक रूमन में रखती है, जिससे भोजन का किण्वन अच्छा होता है। दूसरा, बकरियां रक्त की यूरिया को भी अच्छे से उपयोग करती है, और रक्त की यूरिया को अच्छे से उपयोग करने के कारण उसके अंदर रूमन में प्रोटीन का निर्माण होता है। तीसरा, हम देखें तो बकरियां खराब परिस्थितियों में भी कम पानी पर भी निर्वाह कर सकती है। अब हम फीडिंग पैटर्न देखें या फीडिंग बिहेवियर देखें तो बकरियां ब्राउजर होती है। ब्राउजर का अर्थात वह सेलेक्टिव फीड को खाती है, चुनाव करती है, अर्थात सेलेक्टिव फीड को खाती है। जबकि भेड़ की बात करें तो वो ग्रेजर होता है और वो कम सेलेक्टिव होता है। भेड़ों के अंदर हम देखें तो भेड़ का प्रमुख उत्पादन जो हमें ऊन के रूप में प्राप्त होता है, तो ऊन के अंदर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, और केराटिन प्रोटीन जो है वह सल्फर युक्त अमीनो अम्लों से बनता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि 3 प्रकार के सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं, एक सिस्टीन, दूसरा सिस्टाइन और तीसरा मेथिओनिन। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से हैं, जो कि ऊन में पाए जाते हैं, और ऊन में पाई जाने वाली प्रोटीन केराटिन प्रोटीन होती है, जो कि सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथिओनिन से बनकर बनती है। फिर एक टर्म आती है फ्लशिंग। तो भेड़ के प्रजनन के 3-4 सप्ताह पूर्व, यानी 1 महीने पूर्व हम अगर कहें तो एक विशेष प्रकार का उसे राशन देते हैं, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है और अंडाशय से एक से अधिक फॉलिकल्स परिपक्व होकर बाहर निकलती है, जिससे प्रसव में अधिक से अधिक बच्चे हो सके, डबलेट, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स हो सके। इसे हम फ्लशिंग राशन करना कहते हैं, जो कि भेड़ों में दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं क्रीप फीडिंग। क्रीप फीडिंग जो है बच्चों को, नवजात को दी जाने वाला भोजन है। इसके अंदर एक छोटा सा एक बाड़ा बना दिया जाता है, जिसमें क्रीपर्स रहते हैं। बाड़ा, क्रीप फीडिंग उसी को कहते हैं, बाड़ा, जहाँ पे भेड़ों के बच्चे को रखा जाता है। बच्चों को भूख के अनुसार या वजन के अनुसार प्रोटीन युक्त राशन 10 दिन से लेकर जब तक उनका दूध छुड़ाते नहीं है तब तक ये दिया जाता है। इससे शिशु की शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है और रुमन का विकास हो जाता है। क्रीप फीडिंग जो है उन भेड़ों के बच्चों के अंदर दी जाती है जिनका उपयोग मीट के लिए पर्पज से किया जाना है, और उनको अधिक वृद्धि होने के कारण वो अधिक मात्रा के अंदर बिक पाते हैं, उनका मीट का क्वालिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए क्रीप फीडिंग किया जाता है। इसी तरह से हम देखें स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप के अंदर गर्भकाल के अंतिम आधे भाग में भेड़ को अलग से कंसंट्रेट दिया जाता है, अर्थात जैसे 150 दिन का गर्भकाल है तो 75 दिन से उसको आधे भाग में भेड़ को एक अलग कंसंट्रेट राशन और दिया जाता है, ताकि उसके अंदर गर्भकाल के अंदर जो उसके एक से अधिक अगर गर्भ में बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उनको आसानी से पूर्ति हो सके। एक टर्म प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया जो है बकरियों के अंदर किटोसिस के लिए काम में ली जाती है। बकरियों में जो किटोसिस की बीमारी होती है उसे हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं।